हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज हम करते हैं अकाउंटिंग के एमसीक्यू। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। शेड्यूल थर्ड पार्ट टू ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद विच वन ऑफ द फ्लोइंग। शेड्यूल जो थ्री है, पार्ट टू है, वो कंपनी एक्ट का किससे डील करता है? फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये डील करता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। पार्ट टू है तो पार्ट वन भी होगा। तो पार्ट वन किससे डील करता है? बैलेंस शीट से। ठीक है जी। पार्ट वन डील करता है हमारा बैलेंस शीट से और पार्ट टू डील करता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और शेड्यूल क्या है? ये थ्री। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस इफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 79,000, सेल्स 1,10,000, परचेज रुपीज 30,000। देखो, हमें हमारे पास एक इक्वेशन थी कि हमें सेल्स निकालनी, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट हम कैसे निकालते थे? सेल्स माइनस जीपी। कॉस्ट निकालनी है हमें तो कैश कॉस्ट कैसे निकालोगे? सेल्स माइनस जीपी। अगर जीपी निकालना है तो क्या कर दोगे? जीपी कैसे निकल जाएगा? इक्वेशन को ही घुमाना है हमने। सेल्स माइनस कॉस्ट, तो ये जीपी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अब हमारे पास सेल्स कितनी है? 1,10,000। कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें? 79,000। सिंपल क्वेश्चन, हमारा जीपी आ जाएगा। जीपी आ जाएगा 31,000 जीपी, ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब देखो, यहाँ पे परचेज दी हुई है 30,000, इसका यहाँ पे यूज नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता है ये तो कहीं यूज नहीं हुआ, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपने जो फॉर्मूले हैं, जो हमारी इक्वेशंस हैं, हमें उनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, ताकि हमें यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो। कई बार हमें लगता है ऐसा एग्जाम देते हुए ना कि 30,000 तो यूज ही नहीं हुआ, कहीं हम गलत तो नहीं करके दोबारा से चेक करेंगे फिर हम। तो हमें इक्वेशन को एक ही याद रखना है, इसको प्रॉफिट वाली यही एक इक्वेशन याद कर लो, ये चेक मत करो। बात तो एक ही है। प्रॉफिट हमेशा कैसे निकलेगा? जो हमारी इनकम होगी उसमें से खर्चे लेस करोगे, यही तो है। सेल्स माइनस कॉस्ट, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी। बस इसी को याद रखो। नेक्स्ट देखो, ए न्यू पार्टनर फॉर एक्वायरिंग ही शेयर इन प्रॉफिट ब्रिंग्स। एक नया पार्टनर है। देखो, जब भी नया पार्टनर आता है, ठीक है, तो उसको दो चीजों में शेयर दिया जाता है। एक, उसको शेयर दिया जाता है प्रॉफिट में, और दूसरा उसको शेयर्स दिया जाता है एसेट्स में। ठीक है जी। जब भी कोई भी नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट में भी शेयर लेगा वो, और एसेट में भी लेगा। देखो भाई, दुनिया किस पे चलती है? गिव एंड टेक पे। भाई नया पार्टनर आया, ये प्रॉफिट में शेयर ले रहा है, तो ओल्ड पार्टनर कैसे ही दे देंगे इसको? एसेट में शेयर मांगेगा, ओल्ड पार्टनर ऐसे ही दे देंगे? नहीं, कहेंगे अगर एसेट में शेयर लाना है तो क्या लेके आओ? कैपिटल लेके आओ। और अगर प्रॉफिट में शेयर लेना है तो क्या लेके आओ? गुडविल लेके आओ। तो अगर प्रॉफिट में उसको शेयर दे रहे हैं तो उसके बदले में वो क्या लेके आएगा? गुडविल लेके आएगा। अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम पूछा गया है। जो अक्रूवल सिस्टम है अकाउंटिंग का, इसको क्या कहते हैं? कैश, दो सिस्टम होते हैं, कैश सिस्टम, अक्रूवल सिस्टम है। तो कैश सिस्टम तो होगा नहीं क्योंकि ये सेपरेट सिस्टम है। तो इसको क्या कहते हैं? मर्केंटाइल सिस्टम कहते हैं, व्यापारिक प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओपनिंग स्टॉक 15,000, परचेज 95,000, क्लोजिंग स्टॉक ये, ग्रोस प्रॉफिट ये है। देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। पहले मैं इक्वेशन वाला बताती हूँ। देखो, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, कोक्स निकालनी है। ये हमने पहले भी क्वेश्चन करा है। कोक्स कैसे निकलती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो प्लस में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन आई कहाँ से? देखो, अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं? यहाँ पे सेल्स दिखाते हैं हम, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, यहाँ ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज, प्लस में क्या दिखाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाते हैं। इसी को ही तो हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसी को ही हमने क्या करा, हमें सेल्स निकालनी है तो क्लोजिंग स्टॉक इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये चीजें प्लस वाली हैं, यही तो हमने करा। ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। हमारी कॉस्ट आ जाएगी इससे। पहले हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि हमें सेल्स क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। और ये कह रहा है ग्रोस प्रॉफिट किस पे है? सेल्स पे है। तो पहले कोक्स निकालो। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15,000, प्लस में परचेज, परचेज है 95,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई गिवन नहीं है तो जीरो हो गया ये तो वैसे ही। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 29,000 माइनस के। तो माइनस के 29 है, प्लस के 15 है, तो ये माइनस के 14। इसमें से 14 लेस कर दूं? 14 लेस करूंगी इसमें से 180। ये कितना आ गया हमारे पास? कॉस्ट आ गई हमारे पास 81,000।
ठीक है जी। इन दोनों को प्लस कर लो, इसको माइनस कर दो, जैसे मर्जी कर लो। 81,000 आ गया आपको हमारे पास। अब देखिए, अब हमारा फॉर्मूला है सेल्स, हमें प्रॉफिट निकालना है। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते थे? सेल्स माइनस कॉस्ट। अब देखो, ना तो हमें ग्रोस प्रॉफिट पता है, ना ही हमें सेल्स पता है, सिर्फ हमारे पास तो अभी कॉस्ट आई है कितनी, 81,000। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको? इसको नहीं निकाल पाएंगे ना हम, क्योंकि अगर तीन चीजें हैं, अगर कोई दो गिवन हो जब तो तीसरी निकल जाती है, अगर दो ही नहीं गिवन हो, सिर्फ एक गिवन हो, तो निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्होंने हमें एक हिंट दे दिया कि जो ग्रोस प्रॉफिट है वो सेल्स का कितना है, 10% है। देखो, यानी कि इन्होंने हमें हिंट दिया कि ग्रोस प्रॉफिट कितना है, 10%। सेल्स हमारी कितनी होगी, 100 मान लो, ज्यूम कर लो 100। तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी? इसका मतलब अगर 10 प्रॉफिट हुआ है तो हमारी कॉस्ट 90 होगी। ठीक है जी, समझ गए। सेल्स को मान लो 100, ग्रोस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 10, लेकिन वो ग्रोस प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट का नहीं है, सेल्स का है ये। और 100 में से 10 चला गया तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 90 आ गई। अब 90, कॉस्ट 90, लेकिन हम तो कह रहे हैं कॉस्ट 81,000 आई है। तो यानी कि जो 81,000 आई, किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 90 की। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? 81,000 जो वैल्यू है ये किसकी है, 90 की वैल्यू है। सेल्स कितनी है, 100। तो 100 की वैल्यू क्या होगी? तो 100 की वैल्यू क्या होगी, ये डायरेक्ट ही कट जाएगा, है ना, डायरेक्ट ही कट जाएगा ये। 9 पे कट गया, 90,000। तो हमारा कितना आ जाएगा, 90,000। सेल्स कितनी आई हमारी, 90,000। देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो घुमा दिया है, और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। पहले आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट सेल्स पे दिया, और सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अगर हमें सेल्स गिवन होती तो हमारा सीधा निकल जाता, वो तो हम सीधा 10% लेते, सीधा निकल जाता हमारा। बट ऐसा कुछ है नहीं, हमें हमें अब तो सेल निकालनी है। तो निकालनी है, हम क्या करेंगे, पहले कॉस्ट निकाल लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दो। ठीक है, इन दोनों को प्लस करो, ये 81,000 कॉस्ट आ गई। फिर जब ये कॉस्ट 81,000 है ना, अब हमें सेल निकालनी है, तो हमारे पास सेल्स तो गिवन है नहीं, ग्रोस प्रॉफिट भी गिवन नहीं है। अगर ग्रोस प्रॉफिट गिवन होता जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कॉस्ट प्लस ग्रोस प्रॉफिट को ऐड कर देते, सेल्स आ जाती। बट हमें ग्रोस प्रॉफिट भी गिवन नहीं है। बट इन्होंने एक ये बात बोल दी कि जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 10% है, किसका, सेल्स का। तो 10% ग्रोस प्रॉफिट 10 मान लो, सेल्स होगी 100, तो हमारी कॉस्ट होगी 90। अब 90 की वैल्यू हमने निकाल ली 81,000, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी, सेल्स हमारी 90,000। ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स इज क्रेडिटेड टू। देखो, जब भी एडमिशन हो रहा है न्यू पार्टनर का, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सिंपल सी बात है, जब डिसोल्यूशन होता है तो हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू, किसमें डालेंगे जो इंक्रीज वैल्यू है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है जी। अब देखो, ऑप्शन में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ही नहीं, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम हमें गिवन है। क्या गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो इसमें डाल देंगे। अगर ये आता एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द एसेट इज डेबिटेड टू, डेबिट टू, तो किसमें डेबिट होती, क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, कई बार डेबिट भी पूछ लेता है, कई बार क्रेडिट भी पूछ लेता है। तो एसेट जब भी इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो डेबिट, फिर ये एसेट अकाउंट आंसर बन जाता है। एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस ऑफ ए शेयर इज कॉल्ड, एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस इज कॉल्ड प्रीमियम। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया, उल्टा कर दिया है। हम क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर फेस वैल्यू करते हैं, उन्होंने उल्टा कर दिया, उन्होंने फेस वैल्यू आगे दे दिया। मान लो 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है जी। ओवर मीन्स ये ग्रेटर होनी चाहिए, ओवर मीन्स ज्यादा होनी चाहिए। इशू प्राइस इससे कम ले लो, मान लो 8 रुपए ले लिया, 7 लो, 9 लो, कुछ भी ले लो, 8 ले लिया मैंने। तो फेस वैल्यू ज्यादा है, 10 रुपए वाला शेयर आपने कितने में इशू करा, 8 में इशू करा। तो 2 रुपए आपने क्या दी, डिस्काउंट। ध्यान रखना, ये उल्टा कर दिया। जब हम पढ़ते हैं ना डेफिनेशन, तो हमारा ये होता है एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर फेस वैल्यू। इशू प्राइस ज्यादा होता है फेस वैल्यू से, तो वो प्रीमियम आता है। इन्होंने उल्टा कर दिया, इन्होंने फेस वैल्यू को आगे रख लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, तो ये डिस्काउंट बनेगा, इसको ध्यान से देखना लाइन। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज ए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किसका है? देखो, मैंने किसी कंपनी के शेयर लिए, तो मुझे शेयर अलॉटेड होंगे मेरे अकाउंट में, शेयर अलॉटमेंट में मुझे शेयर अलॉटेड होंगे। तो वो शेयर जो अलॉटमेंट अकाउंट है वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने इतने शेयर लिए, मुझे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट करता है पर्सन को, तो ये हो गया पर्सनल। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। देखिए, सब्सक्राइब कैपिटल जो होती है, एक होती है अथराइज कैपिटल,
जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है ऑथराइज कैपिटल, उसी को रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, उसी को नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल, उसके नाम है दोनों। उसके बाद हम उसमें से कुछ क्या करेंगे, इशू करेंगे। कुछ कैपिटल इशू कर दी। इशू के बाद पब्लिक क्या करेगी, सब्सक्राइब करेगी कैपिटल को। मान लो मैंने 10,000 शेयर इशू करे, या तो हो सकता है 9,000 लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई करा हो, या हो सकता है 10 के 10 करा हो, या हो सकता है 11,000 भी करो। अगर 9,000 करेंगे तो अंडर सब्सक्रिप्शन, अगर 11,000 करेंगे तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। अगर मान लो 10,000 मैंने शेयर इशू करे, 10,000 ही अप्लाई हो गए सब्सक्राइब कैपिटल को। ठीक है जी, मान लो एक शेयर 10 रुपए। एंड कोल्ड अप कैपिटल, अब 10 रुपए का एक शेयर है, मैंने अभी तक लोगों से कितने पैसे मांगे, सिर्फ मांगे हैं 7 रुपए। तो 3 रुपए मैंने अभी तक नहीं मांगे। जो नहीं मांगे उसको कह, जो मांग लिए वो तो होगी कोल्ड अप कैपिटल। जो नहीं मांगे वो होती है अनकोल्ड अप कैपिटल, अनकोल्ड अप कैपिटल। ठीक है जी, जो अभी तक नहीं मांगे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी हैव बीन इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर। ए सरेंडर्स 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/3 ऑफ हिज शेयर। ठीक है जी, ए का शेयर है 7/10, बी का शेयर है 3/10। ए कितना सरेंडर कर रहा है, 1/7 ऑफ हिज शेयर, 1/7, यानी कि अपने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। 1/7 ऑफ मल्टीप्लाई हिज शेयर कितना है, 7/10। ठीक है जी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/7 ऑफ हिज शेयर 7/10। तो ये हो गया 7/70। कट जाएगा ये तो ना, कट गया, 1/10 हो गया ये तो, कट के छोटा हो जाएगा। चलो देखते हैं अभी काटेंगे या नहीं काटेंगे। अभी इसको और करके रख लो, क्योंकि कई बार हमें काटने की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही चल जाता है हमारा काम। 3/10, 3/10 का ये कितना दे रहा है, 1/3। तो ये भी दे रहा है 3/30। तो हमें काटने में अब फायदा है, हमें काटने में फायदा है। ठीक है, अब हम कटा हुआ लेंगे। ये आ गया 1/, ये भी 1/10 आ गया। 3/10, हाँ 1/10 आ गया, ये भी 1/10 आ गया। ठीक है जी, अब देखो इसका 7/10 था, 7/10 में से इसने कितना दे दिया, सी को 1/10 दे दिया, तो इसके पास कितना रह गया, सीधा ही निकल जाएगा ये तो, 6/10 रह गया इसके पास। उसके पास 3/10 था, इसका इसका भी आ जाएगा 2/10 आ जाएगा, क्योंकि 1 दे रहा है ना। देखो 10 एलसीएम आ गया, 3 - 1 आ जाएगा। इसके पास रह गया 2/10, ये इसके पास रह गया, ए के पास, ये रह गया बी के पास। इसने 1/10 दे दिया, इसने भी 1/10 दिया। ठीक है जी, तो हमारा आ गया 6/2। तो यहीं से, अच्छा 6/2 नहीं है, काटना पड़ेगा, 6/2 3 कट जाएगा, 3/1, 3/1 आ रहा है ऑप्शन में। तो हमारा सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको आगे करना है तो आप आगे भी कर लीजिए, आगे कर लीजिए। 1/10 उसको, सी को मिला 1/10। ठीक है जी, ए से, बी से भी उसको कितना मिला, 1/10। तो 10, 1 + 1, 2/10। तो 2/10 हो गया, ये देखो 6/10, 2/10 एंड 2/10। तो क्या हो जाएगा ये, 6, 2, 2 कट कर दो, 3, 1, 1। ठीक है जी, वैसे हमें यादा करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर वैसे एक से ही निकल जाता, 6/10 से ही शायद हो जाता, हमारा यहीं से ही सोल्व हो जाता। बट एक बार कर लेना चाहिए, ताकि सही है या नहीं, अगर टाइम हो तो जरूर पूरा सोल्व कर लेना चाहिए। ए लार्ज अमाउंट स्पेंट ऑन स्पेशल एडवर्टाइजमेंट, देखो भी स्पेशल एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, सम कितना है, लार्ज। जब भी अगर बड़ा अमाउंट खर्च करते हो तो उसका बेनिफिट कितने साल में मिलेगा आपको, बड़ा अमाउंट है तो 2-3 साल तक बेनिफिट मिलेगा, 3-4 साल, 2-3 साल तक बेनिफिट मिलता है इनका। तो ऐसे एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनका लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट मिलता है, 5-7 साल तक मिलता है। रिवेन्यू जिनका 1 साल तक ही बेनिफिट मिलता है, विद इन 1 ईयर ये कंज्यूम हो जाते हैं इनका बेनिफिट। और डेफर्ड रिवेन्यू जिनका 2-3 साल तक मिलता है, और ये क्या है, लार्ज अमाउंट। एन आइटम ऑफ 7,650 हैज बिन डेबिटेड टू ए पर्सनल अकाउंट एज, हमने डेबिट करना था पर्सनल अकाउंट में किसी के 7,650, लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया, 6,750। ऐसा कई बार हो जाता है, क्योंकि सेम सेम डिजिट है, आगे पीछे हम कर बैठते हैं, तो ये मिस्टेक होगी। तो ये कौन सी मिस्टेक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, रिवेन्यू को कैपिटल, कैपिटल को रिवेन्यू मानना। जैसे मशीनरी पे आपने जब परचेज करी, उस पे जो वेजेस दिया वो आपने किस में मान लिया, रिपेयर अकाउंट में डाल दिया, या उसको डेबिट कर दिया एक्सपेंस वेजेस अकाउंट में, जबकि वो मशीनरी अकाउंट में जाएगा। तो ये प्रिंसिपल एरर। एरर ऑफ कमीशन, तो हमारा ये क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन। ओमिशन मीन जो भूल गए आप, एंट्री करना ही भूल गए, इसको ना डेबिट करा आपने ना क्रेडिट करा, या फिर डेबिट कर दिया क्रेडिट भूल गए, वो ओमिशन होती है। कमीशन आ जाएगी, टोटलिंग की कोई गलती है, बैलेंसिंग की गलती, वो सारी कमीशन वाली एरर। रुपीज 30,000 पेड एज अ सैलरी टू अ कैशियर संदीप
वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट है, व्हाट विल बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो जिन्होंने भी सीडी पे ना कमेंट करा ना, थैंक यू सो मच, सभी को थैंक यू। इसीलिए उसमें एक संदीप का भी था, मोनिका संदीप, तो मैंने उन्हीं का ही नाम लिखा है। वाज डेबिटेड टू, और सभी को भी थैंक यू जिन्होंने भी कमेंट करा। डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, व्हाट विल बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री। देखो 30,000 आपने, देखो पहले हम सीधी एंट्री करते हैं, आपने 30,000 सैलरी के पे करे, चाहे आप किसी को भी पे कर रहे हो, हमारी एंट्री एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, हम एंट्री करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000। ठीक है जी। यहाँ भी क्या आएगा हमारा 30, एक सेकेंड, 30,000, ये हमारी क्या है, एग्जैक्ट एंट्री जो हमें करनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री है ये हमारी जो हमें करनी चाहिए थी, ठीक है, राइट एंट्री। लेकिन हमने करा क्या, 30,000 पेड एज ए सैलरी टू कैशियर को दिए, संदीप वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, लेकिन हमने क्या करा, संदीप के अकाउंट को डेबिट कर दिया। रॉन्ग एंट्री भी यहीं लिख दूं, रॉन्ग एंट्री भी यहीं लिखती हूँ। हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया संदीप के अकाउंट को डेबिट, हमने कर दिया संदीप अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश हमने ये कर दिया। देखो होनी तो राइट एंट्री ये होनी चाहिए थी, ये हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। अब इसको क्या करो, रेक्टिफाई एंट्री करो, या करेक्ट एंट्री कर रहे हैं, अब हम इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। अब सही एंट्री क्या होगी, देखो संदीप को गलती से डेबिट किया, तो संदीप को तो कर दो क्रेडिट, गलती से डेबिट करा तो वापस क्या कर दो, क्रेडिट कर दो संदीप को 30,000। डेबिट होना क्या चाहिए था, सैलरी, जिसको नहीं करा तो अब कर दो सैलरी अकाउंट डेबिट टू संदीप 30,000। ठीक है जी, तुम्हारा आंसर आ जाएगा सैलरी टू संदीप सेल, ये आ जाएगा फोर्थ वाला, सैलरी टू संदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टीज प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रिलेटेड टू। प्रॉपर्टीज प्लांट इक्विपमेंट इसको क्या कहते हैं, पीपीई। पहले इसका नाम क्या था, फिक्स एसेट, अब नाम चेंज हो गया इसका, पीपीई हो गया अब। इज रिलेटेड टू, किस अकाउंट से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, 12 12 किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट ग्रांट से। देखो मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है, क्योंकि देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भूल जाते हैं, तो मैंने कैसे याद करा हुआ है, 12 आने दे, 12 आने, 12 आने किससे मांग रहे हो, सरकार से, सरकार ही देगी और तो कौन देगा, गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है जी, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, 12 आने दे गवर्नमेंट ग्रांट। 26 किससे रिलेटेड है, इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है, 26 इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है। 10 किससे रिलेटेड, पीपीई, 10 किससे रिलेटेड है, पीपीई से रिलेटेड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज यूज टू क्रिएट ए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज यूज टू क्रिएट, देखो आपने कोई भी एसेट सेल करी है, ठीक है, एसेट्स क्या होती है हमारी, कैपिटल एसेट्स हैं, ये कैपिटल नेचर की होती हैं ये। एसेट सेल करी तो इससे जो रिलेटेड प्रॉफिट होता है वो होता है कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता, वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। इसी कैपिटल प्रॉफिट से हम क्या क्रिएट करते हैं, कैपिटल रिजर्व बनाते हैं। ठीक है जी, तो कैपिटल प्रॉफिट से ही कैपिटल रिजर्व। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ए अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज, मैंने ये बता रखा है अप्रोप्रिएशन क्या होता है और चार्ज क्या होता है। सी से चार्ज, सी से कंपलसरी, जो प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको वो खर्चा लेना ही लेना है, डजेंट मैटर प्रॉफिट है या लॉस है, ही जाएगा। अप्रोप्रिएशन क्या है, अगर प्रॉफिट है तो लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे। तो डेप्रिसिएशन जो है कंपलसरी होता है, चार्ज किया ही जाता है, तो ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। A draws a bill for an amount of 3 lakh on B on 22nd September 2024. The bill is payable after 4 months. ठीक है, ड्यू डेट क्या होगी, ठीक है जी, 3 लाख का बिल है, कोई बात नहीं, हमें तो टाइम पीरियड से मतलब होता है। 4 महीने का बिल है और पहली डेट क्या है इसकी, 22 सितंबर, 22 सितंबर, 22nd सितंबर है। 4 मंथ लगा लो भी इसके, 22 सितंबर, 22 अक्टूबर, 22 नवंबर, 22 दिसंबर, 22 जनवरी, प्लस में 3 डेज क्या जोड़ दोगे, ग्रेस के, तो ये क्या ड्यू डेट आ गई, 25 जनवरी। अच्छा, अच्छा अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता 23 सितंबर तो क्या करते, 23 सितंबर होता तो क्या करते, 23 सितंबर, 4 महीने गिनो, 23 अक्टूबर, 23 नवंबर, 23 दिसंबर, 23 जनवरी, प्लस में 3 डेज ग्रेस के जोड़ो, क्या आ गया, 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या है, पब्लिक हॉलीडे, सबको पता है, तो पेमेंट कब होगी, एक दिन पहले, तब भी आंसर क्या आता, 25 जनवरी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंटेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या नहीं आता है, देखो एक हमारे पास बनता है, ऊपर बनता है ट्रेडिंग, ठीक है जी, नीचे बनता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हमारे पास आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, प्रत्यक्ष जो खर्चे होते हैं वो ऊपर आते हैं, जो भी अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है, वो कहाँ आते हैं, नीचे पी एंड एल में आते हैं। ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जब भी सोल्व होगा। इन ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर आते हैं, बिल्कुल आते हैं पी एंड एल में, नोट पूछा है नहीं आता।
ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल। अगर यहाँ का जीपी होता है तो उसको हम यहाँ लिखते हैं ना, जीपी को, जीपी भी आता है। या लॉस है तो उसको दूसरी साइड, अपोजिट साइड लिख देंगे। और इनडायरेक्ट, इधर खर्चे आ रहे हैं तो इधर इनकम भी इनडायरेक्ट आएगी, बिल्कुल आएगी। इनकम रिलेटेड टू परचेज ये नहीं आएगा। परचेज से रिलेटेड जो भी आपकी इनकम है, जैसे सेल होगी तो वो कहाँ जाती है, ऊपर ट्रेडिंग में जाती है। वो ऊपर कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग में जाएगी। ठीक है जी, यहाँ नहीं आएगी, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्रेडिट नोट रिसीव्ड फॉर गुड्स रिटर्न टू ए सप्लायर विल बी एंटर्ड फर्स्टली इन द। क्रेडिट नोट, देखो भैया इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है, तो हम कंसेप्ट से चलेंगे, ज्यादा सही रहेगा। आपको क्रेडिट नोट रिसीव्ड हुआ फॉर गुड्स रिटर्न टू ए सप्लायर। आपने सप्लायर को क्या करा, माल वापिस रिटर्न करा। तो आपने एंट्री, जब सब सामान खरीदा होगा तो आपने एंट्री क्या करी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे सामान खरीदा, मान लो किससे खरीदा है, रीता। रीता 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 कमेंट करती है अभी, रीता का नाम लिखेंगे हम। परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। ठीक है जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। अब ये हमारा सामान खरीदने का, अब इसको कोई सामान पसंद नहीं आया तो इसने सप्लायर को क्या करा, वापिस करा। तो वापिस करेंगे तो क्या एंट्री होएगी, नहीं सॉरी मैंने ये बोल दिया, परचेज अकाउंट डेबिट है। गुड्स खरीदा, किससे खरीदा, मैंने खरीदा मान लो गुड्स रीटा से। अब मुझे कुछ सामान पसंद नहीं आया तो मैं गुड्स क्या करूंगी, रीटा को वापस करूंगी। तो मैं क्या एंट्री करूंगी, रीटा अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या रिटर्न, जो मैंने परचेज करा वही तो मैं रिटर्न कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। ठीक है जी, तो परचेज रिटर्न। अब ये कह रहा है क्रेडिट नॉट रिसीव्ड फॉर गुड्स रिटर्न टू ए सप्लायर। हमने जो गुड्स रिटर्न करी, क्रेडिट नोट हमें रिसीव हुआ, विल बी एंटर, हम उसको किस में एंटर करेंगे, हम उसको एंटर करेंगे पहले परचेज रिटर्न में। अच्छा, परचेज रिटर्न ऑप्शन में नहीं है, इसका दूसरा नाम दे दिया, चलो कोई बात नहीं। देखो जी, अब परचेज रिटर्न है, आपने खरीदा हुआ माल क्या करा, भेजा बाहर गया माल, तो इसको क्या कहेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है जी, दूसरा नाम दे दिया रिटर्न आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंकित हैज 50 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन विच 80 शेयर्स हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल these शेयर्स वर forfeited है। सो इन दिस केस फॉर फ्यूचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। ठीक है जी, देखो कई बार ये भी पूछ लेता, कई बार ये भी होता है, पूछता है शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय, या वो, या फिर इशू की पूछते हैं। चलो अब देखो, 50 शेयर थे, ठीक है, ₹100 का एक शेयर है, 80 शेयर पर शेयर है दिन, 80 रुपये हमें मिल गए। ठीक है जी, तो हम एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 50 शेयर है, ₹100 का एक शेयर है, 5000 हो गया हमारा। ठीक है जी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या हमें नहीं मिला, फाइनल कॉल नहीं मिली, टू फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने की, ₹20 की, 50 शेयर है, ₹20 ये हमें नहीं मिली, जब तो हमने फॉरफिट करे शेयर, ₹1000 हमें नहीं मिला। जो मिल गया वो क्या कर लो, जब्त कर लो, इसमें डाल दो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 50 गुना में 80, 50 गुना में 80 कितना हो गया ये, 4000 हो गया। यही पूछा हुआ है, शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट किससे होगा, शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट होगा 4000 से। अगर ये पूछता शेयर कैपिटल डेबिट होगा, डेबिट होगा जितने आपने पैसे मांगे हैं 5000 से। ठीक है जी, यही दो ही पूछता है। एक बात याद रखनी है, जब भी शेयर कैपिटल डेबिट होगा हमेशा कोल्ड अप वैल्यू से डेबिट होगा। भाई जितने मांगे हैं उतने ही तो जब्त करोगे, जो नहीं मांगे उसको क्या जब्त करोगे, जो मांगे हैं वही तो जब्त होगा। याद रखना, कोल्ड अप कैपिटल से डेबिट होता है, यहाँ मिस्टेक यहाँ होती है, यहाँ, बाकी नहीं मिस्टेक होती, यहाँ मिस्टेक होती है, कोल्ड अप से हम भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट